हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के 5वें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 1 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट थर्ड फीमेल में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो पार्ट 1 में पूछा गया पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के शुरू होने के पहले अंतिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लुई 16वां। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी के शुरू होने के पहले अंतिम शासक लुई 16वां था। सन 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश के लुई 16वां ने शासन ग्रहण किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अवधि के आधार पर भारत में किसान आंदोलनों को चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अवधि के आधार पर भारत में किसान आंदोलन को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1857 से लेकर 1921 के बीच का था, जिसमें उचित नेतृत्व के अभाव में कृषक आंदोलनों की छूट-पूट श्रृंखला देखने को मिलती है, जैसे बंगाल के जोतदारों का संघर्ष, अवध किसान विद्रोह, चंपारण एवं खेड़ा सत्याग्रह आदि। वहीं अगर बात करें द्वितीय चरण का, तो वो 1923 से लेकर 1946 के बीच में देखने को मिलती है और द्वितीय चरण में कृषक संगठन की स्थापना हुई, जैसे प्रांतीय किसान सभा। कृषक संगठनों ने कृषकों के अंदर जमींदारों के शोषण के खिलाफ वर्ग चेतना को जागृत किया। वहीं अगर तृतीय चरण की बात करें तो ये स्वतंत्रता के पश्चात हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, लुई 16वां को आभासी कैदी के रूप में कहाँ रखा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्यूलरीज का पैलेस। लुई 16वां को आभासी कैदी के रूप में ट्यूलरीज के राजमहल में बंदी बनाकर रखा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन सत्ता में कब आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1799 में। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में सत्ता में आया था, जब वह 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम कांसल के रूप में शासन ग्रहण किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1885 में। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी एवं दिनसा वाचा शामिल थे। कांग्रेस की स्थापना के समय 72 प्रतिनिधि शामिल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1917 में। रूसी क्रांति की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी। अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा था एवं फरवरी 1917 में राजशाही के पतन के साथ ही रूसी क्रांति का आरंभ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, यह आंदोलन किसान सभा द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है, यह जोतदारों और साहूकारों के खिलाफ था। और तीसरा कथन है, इसका संचालन स्वामी सदानंद ने किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल पहला और दूसरा जो कथन है वो सही है। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। यह आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा आयोजित किया गया था और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद ने की थी और यह आंदोलन जोतदारों और साहूकारों के खिलाफ था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था? पहला सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दूसरा आनंद मोहन बोस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों, यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बंगाल में 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस दोनों ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में से कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, M.G. रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे के नेतृत्व में पूना में हुई थी। यह एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, दिसंबरिस्ट विद्रोह 1825 के संबंध में कौन सा कथन सही है?
पहला कथन है प्रतिभागी समाज के किसान और श्रमिक थे। दूसरा कथन है प्रतिभागी युवा पुरुष थे जिन्होंने जार की सेना में अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल दूसरा कथन सही है। दिसंबरिस्ट विद्रोह 26 दिसंबर 1825 को सम्राट अलेक्जेंडर प्रथम की अचानक मृत्यु के अंतराल के दौरान हुआ था। इस क्रांति में भाग लेने वाले युवा पुरुष थे जिन्होंने जार की सेना में अधिकारियों के रूप में काम किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूमा का गठन रूस के किस सम्राट के काल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, निकोलस II। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस के संपूर्ण शहरों में ड्यूमाओं का गठन शुरू हो गया था। पहली औपचारिक रूप से ड्यूमा का गठन 1905 ईस्वी में सम्राट जार निकोलस द्वितीय के समय हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, औद्योगिक क्रांति पहली बार हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति पहली बार ब्रिटेन में घटित हुई थी। औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग अंग्रेजी आर्थिक इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने 1760 से 1840 तक ब्रिटेन के आर्थिक विकास को परिभाषित करने के संदर्भ में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, यदि राज्य का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है और यदि ब्रिटिश दत्तक उत्तराधिकारी को अस्वीकार कर देते हैं तो विलय की नीति बड़े पैमाने पर लागू होती है। दिए गए विकल्पों में से यहाँ की गई चर्चा की नीति का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत या हड़प की नीति पैतृक वारिस न होने की स्थिति में कंपनी द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति थी। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को प्रारंभ किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, 29 मार्च 1857 को डैश अपने अधिकारियों पर गोली चला दी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने न्यू एनफील्ड राइफल में गाय व सुअर की चर्बी लगे होने का विरोध करते हुए अपने अधिकारियों पर गोली चलाई थी। यह 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, स्वदेशी आंदोलन डैश की प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप आरंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी एवं यह 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 16, शासकों के राजा बनने का वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो पहला है लुई 16वां 1774, दूसरा है लुई 15वां 1778 और तीसरा है लुई 14वां 1779। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी जो केवल पहला ऑप्शन है जो युग्म है वो सही है। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोएनेत के साथ हुआ था और लुई 14वां 1643 ईस्वी में शासक बना एवं लुई 15वां का राज तिलक 1722 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 17, रूसी क्रांति के पहले रूसी वर्ग काफ़ी हद तक केंद्रित था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कपड़ा उद्योग में। रूसी क्रांति में पहले रूसी वर्ग काफ़ी हद तक कपड़ा उद्योग पर केंद्रित था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, सोवियत संघ में जमींदारों को समाप्त कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1917 में। रूसी क्रांति 1917 के उपरांत रूस से सामंती एवं जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया गया, जिससे सर्वहारा वर्ग के उदय का मार्ग आरंभ होने लगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हो पाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नरोजी एवं दिनसा वाचा शामिल थे। स्थापना अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता, M.G. रनाडे आदि जैसे नेता शामिल थे, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 20, लुई 16वां किस वर्ष पेरिस भाग गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1791 में।
लुईस 1791 ईस्वी में पेरिस भाग गया था। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। अपनी शक्तियों को खोता देखकर सम्राट पेरिस भाग गया। और अब हम लोग पार्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्युद्ध के वर्षों के दौरान जापान ने राष्ट्र संघ को छोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन इसका सही कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मंचुकाओ शासक की गैर मान्यता। अंतर्युद्ध के वर्ष के दौरान जापान ने मंचुकाओ शासक की गैर मान्यता के कारण राष्ट्र संघ को छोड़ दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब प्रवेश किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1941 में। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण के साथ हो जाता है। अमेरिका 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, जब जापान ने 7 नवंबर 1941 को अमेरिकी सैन्य बेस पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की सीमा परत किससे बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम से। पृथ्वी की जो सीमा परत है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। वही अगर हम लोग बात करें सियाल की, तो वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। और नीफे बना है निकेल और फेरस से। फिर क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी पदार्थ के अणुओं के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, परिचालन। किसी भी वस्तु में पदार्थों के अणुओं द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण एवं गमन को परिचालन या चालन कहा जाता है। परिचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान किया जाता है, और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं या एक ही वस्तु के विभिन्न भागों का तापमान समान न हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जर्मनी द्वारा किया गया था? तो पहला है, इसने 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। दूसरा, इसने 1935 में चेकोस्लोवाकिया को विघटित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है कि इसने 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। हिटलर ने 1938 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया और 1936 ईस्वी में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया तथा 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी से मिला लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, फासीवाद का उदय किस देश में हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इटली। फासीवाद या फासिस्टवाद इटली में बेनितो मुसोलिनी द्वारा संगठित एक राजनीतिक आंदोलन था जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मार्क्सवाद दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, पूंजीवाद से समाजवाद में शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरा, मजदूर वर्ग क्रांति के द्वारा राज्य की सत्ता हथिया लेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न तो पहला और न ही दूसरा। इन दोनों में से कोई भी कथन मार्क्सवाद के दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक था। पहला व्यापारी और दूसरा समाजवादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दूसरा, यानी कार्ल मार्क्स एक समाजवादी दार्शनिक था। कार्ल मार्क्स एक जर्मन समाजवादी अर्थशास्त्री राजनीतिक सिद्धांतवादी दार्शनिक था और इसकी प्रसिद्ध कृति 1867 में प्रकाशित दास कैपिटल है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 687 दिन। मंगल ग्रह का परिक्रमण काल 687 दिन है। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा एवं आकार में 7वें स्थान पर आता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है और मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मीन्स तथा सबसे बड़ी घाटी मेरी नेरिस स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई निर्धारित संधि का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई थी और वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित में से किन चट्टानों का निर्माण बलुआ पत्थर के रूपांतरण के कारण हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट का निर्माण बलुआ पत्थर के रूपांतरण के कारण हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड या हिम झंझावात ध्रुवीय हवाएं होती हैं जो बर्फ के कणों से युक्त होती हैं और इसका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, विश्व युद्ध प्रथम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीयक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इन्हें अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। दूसरा कथन है ये तरंग तरल पदार्थ से नहीं गुजर सकती। तीसरा कथन है इसकी गति धरातलीय तरंगों से कम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल दूसरा कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 1796 में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लाप्लास ने। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का उत्पादन लाप्लास ने 1796 ईस्वी में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया था। यह परिकल्पना कांट के विचारों से कुछ साम्य रखती है। लाप्लास ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करके अपना संशोधित विचार व्यक्त किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यूटोपियन समाजवादी अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक थे। दूसरा कथन है यूटोपियन समाजवादी सामाजिक न्याय के बारे में चिंतित थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल दूसरा कथन जो है वो सही है कि यूटोपियन समाजवादी अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि वे सामाजिक न्याय के बारे में सोचते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 17, प्रेयरी घास का मैदान डैश पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस पवन को हिमभक्षी पवन के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चिनूक। चिनूक पवन को हिमभक्षी पवन के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतीय ढालों के सहारे प्रवाहित होने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। बसंत काल में इनकी गर्मी से तापमान एकाएक बढ़ जाता है और हिम तेजी से पिघलने लगता है। इसी कारण इसे हिमभक्षी पवन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस मंडल परत में वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं और यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। इस परत में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं तथा मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद के विचारों को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस आपदा युग्म का जोड़ा सही सुमेलित है? पहला, धीमी गति से शुरू होने वाली आपदा समुद्र के स्तर में वृद्धि। दूसरा, तीव्र गति से शुरू होने वाली आपदा लावा प्रवाह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बोथ 1 और 2 यानी दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरल निर्वाह मूलक कृषि की है? पहला, इसमें खेतों के आकार छोटे होते हैं। दूसरा, इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा, एक ही भूखंड में कई अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के हिमालयी जंगलों में नहीं पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एबोनी। एबोनी की लकड़ी भारत के हिमालयी जंगलों में नहीं पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 1980 में कौन सा देश अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए
वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चाइना। 1980 में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया, जिससे कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके, और चीन ने वर्ष 2015 के अंत तक वन चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया और इसकी जगह पर वर्ष 2016 के आरंभ से टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से नदियों के किस संयोजन को भारत में उनके क्षेत्र के अवरोही क्रम में सही रूप से अनुक्रमित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा, सिंधु और महानदी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोदावरी। दिए गए ऑप्शंस में से जो गोदावरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी के अलावा गंगा, महानदी, कृष्णा, स्वर्णरेखा, कावेरी, पेन्नार और पलार, ये नदियां भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की श्रेणी में आती हैं, जबकि साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत देश में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, एक उद्योग का स्थान काफ़ी हद तक निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? पहला, कच्चा माल, दूसरा क्लाइमेट यानी जलवायु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों, यानी किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चा माल और जलवायु, ये दोनों ही शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मानसून की वापसी किस महीने में शुरू होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सितंबर। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। 1 सितंबर से उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून पीछे हटने लगता है और 15 अक्टूबर तक ये दक्षिणी भारत को छोड़ से समस्त भारत से निवर्तित हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा युग्म सही है? पहला, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर, दूसरा लेब्राडोर धारा प्रशांत महासागर, तीसरा पेरू धारा हिंद महासागर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी केवल जो पहला ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर, यही सही है, बाकी के जो दोनों ऑप्शन है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह और इस्पात उद्योग की समस्या के रूप में पहचाना गया है? पहला, इसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, दूसरा, कोकिंग कोल की उच्च लागत, तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उत्पादन अम्ल वर्षा में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस नहीं है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निकटवर्ती तट क्षेत्रों में औसत समुद्र तल से सुनामी के लहरों के जल की ऊंचाई कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सुनामी रनअप। निकटवर्ती तट क्षेत्रों में औसत समुद्र तल से सुनामी लहरों के जल की ऊंचाई सुनामी रनअप कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, वृहद हिमालय और लघु हिमालय को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। वृहद हिमालय और लघु हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, रबी की फसल कब से बोई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अक्टूबर से दिसंबर। रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटी जाती है। गेहूं, जौ, मटर, चना, जई, अलसी और सरसों रबी की मुख्य फसलें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अरावली श्रेणी। भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत अरावली श्रेणी का है।
धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था और यह विश्व का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत था जो अब यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के तहत भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां 16.65 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एक जैविक आपदा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुपोषण। सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन एक जैविक आपदा है। किसी जलाशय में पोषक तत्वों की वृद्धि होना सुपोषण कहलाता है। इस प्रक्रिया में जलाशय के पौधों एवं शैवालों का विकास तीव्र गति से होता है, जिससे जलाशय में शैवालों की अधिकता होने से जलाशय में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे अन्य जलाशयी जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारत का एकमात्र नदी प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता बंदरगाह। भारत का एकमात्र नदी प्रमुख बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है। यह बंदरगाह सागर तट से 148 किलोमीटर दूर हुगली नदी के किनारे स्थित है और यह बंदरगाह देश के साथ साथ नेपाल एवं भूटान को भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है और अब इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। अब हम लोग पार्ट 4 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मुद्रा की आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपाय है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, M1 इक्वल्स टू जनता के पास मुद्रा प्लस जनता की मांग जमा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, डैश शुल्क आयातित या निर्यातित वस्तु के मूल्य पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यथा मूल्य। यथा मूल्य शुल्क आयातित या निर्यातित वस्तु के मूल्य पर आधारित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का एक प्रकार है? पहला प्रादेशिक प्रतिनिधित्व और दूसरा कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। यानी एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व और कार्यात्मक प्रतिनिधित्व ये दोनों ही प्रतिनिधित्व का प्रकार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारत में केवल 2 प्रमुख दल चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा, भारत में पंचायत का चुनाव नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी न तो पहला और ना ही दूसरा, इन दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित होती है और भारत में पंचायत का भी चुनाव होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु को किस वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चूँकि 1989 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन DSSB ने इसके बावजूद इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी को माना है, जो कि 1988 है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की विशेषता नहीं माना जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिजात तंत्र। अभिजात तंत्र को लोकतंत्र की विशेषता नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अभिजात तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें कुछ विशेष खास वर्ग के लोगों के द्वारा ही देश पर शासन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास के संबंध में कौन सा कथन नवशास्त्रीय विचारों के संबंध में सही है? पहला, यह आर्थिक विकास को गरीबी और असमानता को दूर करने वाला मानता है। दूसरा, यह मानता है कि पूंजी निर्माण के दीर्घकालीन प्रभावों के परिणाम स्वरूप विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल जो दूसरा कथन है वो सही है, पहला कथन सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार के कार्यों में डैश के प्रत्यक्ष, सीधे एवं निरंतर भागीदारी पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नागरिक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार के कार्यों में नागरिकों के प्रत्यक्ष, सीधी एवं निरंतर भागीदारी पर आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भूकंपीय घटनाओं के विनाशकारी प्रभावों से बचने और कम करने के लिए
निम्नलिखित में से कौन से एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए? पहला, वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर उत्खनन को रोकना। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में शहरी विकास को प्रतिबंधित करना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंची इमारतों का निर्माण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला और दूसरा ये दोनों कथन सही है, जबकि तीसरा कथन गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, इस क्षेत्र में उत्पादकों की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। यह क्षेत्र है पहला प्राथमिक क्षेत्र और दूसरा तृतीयक क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, यानी प्राथमिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें उत्पादकों की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधन से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मांग और समय देनदारियों के लिए तरल संपत्तियों के अनुपात को रुपए के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे SLR भी कहते हैं, तरल संपत्तियों का अनुपात है जिसे सभी बैंकों को नकदी, सोना, विदेशी मुद्रा या स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, समग्र नामांकन अनुपात किस क्षेत्र के साथ संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा। सकल नामांकन अनुपात शिक्षा क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाला एक सांख्यिकी उपाय है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दलीय प्रणाली प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। भारत में एक से अधिक राजनीतिक दल है और भारत में किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निर्वाचन का अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय निर्वाचन आयोग में। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। और भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह हाथी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुजन समाज पार्टी। भारत की बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह हाथी है और बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी शारीरिक शक्ति और इच्छा शक्ति का द्योतक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संघवाद की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एकात्मता। एकात्मकता भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक उपाय है? पहला, सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दूसरा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा दोनों ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक उपाय है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक बैंक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, के.सी. वियर के अनुसार भारतीय संघवाद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्के जारी करने का प्राधिकरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत सरकार। सिक्कों को ढालने या जारी करने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। अब हम लोग पार्ट 5 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में पंचायतों की संरचना शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग 9 में। भारतीय संविधान में 22 भाग है और 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 9वें को संविधान में जोड़ा गया था और इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषय शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यों के राज्यपाल। भारतीय संविधान के भाग 5 में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव, भारत के महान्यायवादी आदि शामिल है, जबकि राज्यों के राज्यपाल का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 में है। फिर क्वेश्चन नंबर 3,
निम्नलिखित में से किस मूलाधिकार में अस्पृश्यता के अंत को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का वर्णन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस भाग में कानून के समक्ष समानता की परिकल्पना की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में कानून के समक्ष समानता की परिकल्पना की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, शाही संविधान में संवैधानिक राजतंत्र के तहत डैश प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। नेपाल में राजनीतिक संरचना के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संसदीय। नेपाल के शाही संविधान में संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का संबंध किस प्रावधान से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यायवादी से है। अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 21A। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस अनुच्छेद को जोड़ा गया है और इसके अनुसार राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, चाको युद्ध निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बोलीविया और पराग्वे। चाको युद्ध 1932 से 1935 तक बोलीविया और पराग्वे के बीच हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के भाग 2 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नागरिकता। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने DSSB TGT सोशल साइंस के एक और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।